हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। देखो, इसमें अब तक 8 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ। आज का ये 9वां और आखिरी लेक्चर होने वाला है। 2 चीज़ें बची हैं, 2 चीज़ों को मैं आज फिनिश कर दूंगा। एक तो बचा है सर्कल यानी वृत्त बचा है, और दूसरा बचा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह ये सब्जेक्टिव टॉपिक होता है और वहाँ पर भी क्वेश्चन इसके आते हैं। सर्कल आप जानते हो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो काफ़ी आसान होता है, बट कई बार अगर चीज़ें नहीं पता होती तो आपको लगता है कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ से आ गई, इनका आंसर कैसे निकलेगा। बट अगर आपको पता है तो वो चुटकियों में आप आंसर उनका निकालते हो, राइट। तो ये चीज़ें 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे आज, बहुत अच्छे से समझेंगे इसके बारे में क्या कैसे होता है, राइट। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, राइट। देखो, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का हमारा जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। सबसे पहले तो मैं आपको, देखो, इसमें जियोमेट्री की वैसी चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं हम कुछ इसकी ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो आप जानते हो कि सर्कल जो होता है ये 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल जियोमेट्री, लाइक दिस इज द सर्कल। सर्कल आप जानते हो कि 2D फिगर होता है। अगर आप इसमें 3D केस में जाओगे तो फिर आप क्या पढ़ोगे, फिर आप इसका पढ़ोगे, ये पढ़ोगे गोला यानी स्फेयर। ये जो होता है ये 3D फिगर होता है, समझ आया। इसको आप 3D फिगर में बात करोगे, ये 3D होता है और ये 2D होता है। ये सर्कल होता है और ये स्फेयर होता है। सर्कल का मतलब वृत्त होता है और स्फेयर का मतलब गोला होता है। गोला जैसे कि आप गेंद, क्रिकेट वाली गेंद होती है तो वो गेंद, फुटबॉल ये जो होती है आप जानते हो ये स्फेयर का पार्ट होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ 3D। और ये जो सर्कल होता है, जो आप चुल्ला समझ लो, चूड़ी समझ लो, जो आप हाथ में अपनी कलाई में पहनते हो, वो सर्कल होता है, वृत्त होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें हम इसमें जो पढ़ेंगे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एंगल से पढ़ेंगे, उस टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि इसको अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं 3D फिगर को, हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। अब सर्कल में क्या चीज़ें होती हैं, देखो मैं एक्चुअली आपको यहाँ पर सबसे पहले तो सर्कल के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये सर्कल जो है हम इसको कहाँ पढ़ने वाले हैं। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो आप ये याद रखना कि हम इसको पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री में, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, राइट। ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सेस। आप जानते हो कि ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, राइट। मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से बनाता हूँ ताकि जगह हमारे पास एक और बच जाए। इसको हटा देता हूँ अभी। देखो, मैं एक और सर्कल बनाता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्लियर करता हूँ कि पूरी चीज़ें हो कैसे रही हैं। ये समझ लो कि ये सर्कल हो गया और यहाँ पर मैं इसके कोऑर्डिनेट बना देता हूँ। सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट, राइट। देखो, क्योंकि ये चीज़ें हम समझने वाले हैं। अब भाई देखो, यहाँ से अगर आप समझोगे तो ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में वाई एक्सिस है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इस वाले सेंटर का देखोगे तो इसका सेंटर जो है 0 0 ओरिजिन है। ओरिजिन में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0 0, हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इस सर्कल पर कोई एक पॉइंट मान लो, यहाँ पर लेट से कि पी मान लिए आप, एक्स और वाई मान लिए, पी एक्स वाई मान लिए। तो यहाँ पर आप जानते हो कि एक्स और डिस्टेंस कौन सी होती है, एक्स ये डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस आपको एक्स मिलेगी जब यहाँ से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालोगे और इस पॉइंट पर इधर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे, ये वाली डिस्टेंस आपको एक्स मिलेगी और ये वाली डिस्टेंस आपको वाई मिलेगी। क्या इतनी बात क्लियर है। अगर यहाँ से आप इसको मिलाओगे तो ये वाली की डिस्टेंस आपकी क्या होती है, ये रेडियस होती है, ठीक है। ये रेडियस मीन्स स्मॉल आर का काम करेगी, समझ आया। यहाँ पर एक तो ये परपेंडिकुलर मिल रहा है, एक ये परपेंडिकुलर मिल रहा है। अगर आपकी ये वाली डिस्टेंस मतलब ये O हो गया, और अगर मैं इस पॉइंट को A नाम दूं, इस पॉइंट को मैं B नाम दूं, तो OA इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर बताओ।
ओ इज इक्वल टू एक्स होगा और ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो ये आपका बाई होगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा होगा, कौन सा, ओ ए पी अथवा ओ बी पी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जहाँ भी मिलता है आप वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो, लगा सकते हो, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एक हाइपोटेनस हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण यानी अब इन दोनों का दिस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई और यही आपके सर्कल का यानी वृत्त का समीकरण होता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ आया, यही होता है बस। कहाँ से आया ये चीज़ें मैं आपको बता दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप डालते हो वर्टिकली, तो वो चीज़ें वहाँ पर हाइपोटेनस का निर्माण करती हैं, कर्ण कर्ण बनता है, कर्ण जैसे बनता है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, वैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, क्या इतनी बातों में कोई दिक्कत है? अब अगर समझो, जैसे मैं इसकी बात करूं तो आप समझो कि इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। क्या इसका सेंटर ओरिजिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जब इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है तो इसका सेंटर आप मान लो ओ डैश मान लो, और ओ डैश मान लो लेट से कि ए और बी है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। जीरो होगा तो ये इसका सेंटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिन पर आ जाएगा। ये आपको पता है एक्स एक्सिस है। अब देखो इसमें मैं कुछ डिस्टेंस ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पर जैसे मान लो कि मैं एक इसका अपने सेंटर ले लिया, ये वाली डिस्टेंस जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगी तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी, बताओ। ये वाली डिस्टेंस अगर इसके पॉइंट ए है तो आपकी ये वाली डिस्टेंस स्मॉल ए होगी। और एक यहाँ पर फिर से कोई पॉइंट ले लो, चलो मैं इसको अभी मिलाता हूँ, मान लो हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ पर आप पॉइंट ले रहे हो पी कामा एक्स वाई इस सर्कल पर। और ये वाली डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस आपकी बाई का काम करेगी, बाई मतलब यहाँ पर सेंटर जो है तो वो आपका ये डिस्टेंस बी हो जाएगी। कौन सा डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी ए होगी। बोलो भाई, क्या इतनी बात समझ आई? जब आपने P यहाँ पर डाला तो P से परपेंडिकुलर इधर भी डालोगे और P से परपेंडिकुलर आप इधर भी डालोगे। मैं लाइन ड्रा करता हूँ क्लियरली, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो P से परपेंडिकुलर यहाँ डालोगे। अब बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। एक्चुअली ये एक टेढ़ी लाइन है, ये डिस्टेंस मुझे बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्या बता सकते हो भाई? ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर जो पॉइंट है, देखो ये बाई वाला कोऑर्डिनेट है, बाई वर्टिकल होता है तो ये बाई हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है आपकी एक्स हो जाएगी। मुझे सिर्फ आप इतना बता दो यहाँ से कि क्या आप ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो, ये डिस्टेंस, ये, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो क्या, ये डिस्टेंस? भाई जब देखो ये पूरी डिस्टेंस बाई है, इतना डिस्टेंस बी है, तो बाई में से जब बी माइनस कर दोगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी बाई माइनस बी। बोलो। सिमिलर वे में जब यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस x है यहाँ तक और इतनी डिस्टेंस आपकी a है, तो ये वाली डिस्टेंस x माइनस ए होगी। बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये आपका पॉइंट ए बी है, ये ध्यान रखना, इसका सेंटर ए बी है, नया सेंटर। अब बताओ, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जब स्क्वायर करोगे तो इस रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी रेडियस है, देखो ये सेंटर है तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, इधर रेडियस होगी, इधर कहीं भी आप ले जाओगे तो रेडियस का काम करेगी, राइट। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, वो x माइनस ए के बराबर है। आधार का स्क्वायर मतलब x माइनस ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो बाई माइनस बी है, तो बाई माइनस बी का स्क्वायर और बराबर ये रेडियस का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। और ये सर्कल का इक्वेशन जिसके सेंटर ए एंड बी है, इसका सेंटर ए एंड बी है, और रेडियस क्या होगी, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी स्मॉल आर होगी। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ, यहाँ तक नहीं होगी ना? चलो
अब जो एक इक्वेशन आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये कहाँ से आया? जब इसके सेंटर क्या था? 0 0 था एंड रेडियस आर थी, ठीक है, त्रिज्या। एक इक्वेशन आपने देखा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका सेंटर क्या आपको मिला? ए कामा बी, सेंटर ए बी एंड रेडियस आर मिली, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, क्या मैं इस चीज़ को ओपन कर सकता हूँ? जब मैं इस चीज़ को ओपन करूँगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस, इस वाले को ओपन करोगे तो ये बाई स्क्वायर माइनस 2b/, और प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, एक्स स्क्वायर जनरली हम इक्वेशन जब लिखते हैं, आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। मतलब एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको 2a बनाना है नेगेटिव साइन के साथ, वाई का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको 2b बनाना है नेगेटिव साइन के साथ। जनरली हम लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर, इनको साथ में लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं 2ax, फिर लिखते हैं ये 2b/, और इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को राइट साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। बोलो भाई, समझ आया? कहने का मतलब क्या हुआ? जब आपको सेंटर मान लो दे देता है 2,5, आपको रेडियस दे देता है लेट से कि 6, तो आपको इक्वेशन निकालना रहेगा। तो सीधी सी बात ये है कि आप सीधा सेंटर ये दिया है तो एक्स माइनस ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट है तो उसको माइनस करोगे का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी यानी 5 का स्क्वायर। सेंटर क्या है? जब आपने ये वाला चीज़ लिखा माइनस से ये माइनस बी किया तब सेंटर आपका ए बी था, और अगर आपका सेंटर माइनस ए माइनस बी होगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है। समझ रहेगा ना? याद रहेगा? चलो, ये कितना हो जाएगा? रेडियस का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36। फिर आप इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे? देखो एक्स स्क्वायर, इसका निकलेगा वाई स्क्वायर, इसका निकलेगा माइनस 2 × 2 = 4x, इसका निकलेगा माइनस 2 × 5 = 10y, प्लस ये देखो ये प्लस का 4 निकलेगा 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। जब राइट साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? ये आप लेफ्ट ही साइड रखो तो 2 2 ये 4 है और 5 25 है, और माइनस इसको ले आओगे लेफ्ट साइड तो ये माइनस का 36 बराबर 0। आप जिधर भी रखना चाहते हो रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कुल मिला के इनको आपको सॉल्व करना रहेगा, तो सॉल्व आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y, और ये देखो 25 4 29, 36 में से 29 चला जाएगा तो माइनस का 7 बराबर 0, यही आपकी इक्वेशन निकलेगी, ठीक है। तो जब आपको सेंटर, ये एग्जाम्पल था, जब आपको सेंटर दिया हो, रेडियस दिया हो, तो आप बड़ी आसानी से उसका इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पर, आपके ऑप्शन पर, तो वो किस फॉर्म में आपका ऑप्शन पुट अप किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या चीज़ें बात करी गई है। देखो, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर दिस मच दिया एंड रेडियस दिस मच दिया है। देखो, आपको ओपन करके दिया है इक्वेशन, एक तो ऐसा दे सकता है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर मीन 16, ऐसा भी दे सकता है आपको, ठीक है, ऑप्शन। तो डायरेक्ट आप ऐसा आंसर टिक करोगे बिकॉज आपको पता है कि आपके पास जो इक्वेशन होता है, अगर सेंटर ए का बी है तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर, ये होता है आपका इक्वेशन, ठीक है। उसकी जगह हमने ए और बी की जगह हमने 1, 2 रख दिया। देखो, इसको जब ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2x आएगा और ये प्लस का 1 आएगा, प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इसको जब ओपन करोगे माइनस 4y आएगा और प्लस का 4 आएगा इज इक्वल टू 16। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर ये आएगा, मैं इसको वाई स्क्वायर रख रहा हूँ पहले, ये माइनस का 2x रख रहा हूँ, फिर ये माइनस का 4y रख रहा हूँ, 1 और 4 5 हो जाएगा। 5 को जब राइट साइड ले जाओगे तो 16, 16 माइनस 5 हो जाएगा तो ये बराबर 11 बचेगा। आप इस 11 को लेफ्ट साइड भी रख सकते हो जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया हो, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आप डायरेक्ट आंसर ढूंढोगे, एक्स स्क्वायर आपका ऑप्शन डी मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 11। परंतु क्या आपको लगता है कि बार बार आप इतना सॉल्व करके आंसर निकालोगे? भाई मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। आप बोलोगे क्यों? देखो,
मैं क्या कहता हूँ, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। आपको पता है कि जो आपके पास इक्वेशन होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर रेडियस आपको 4 दिया, मतलब आप डायरेक्ट 16 रखो। अब देखो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आना ही है। अब यहाँ जितना भी है उसका क्या होता है, डबल होता है माइनस के साथ, बिकॉज जो भी सेंटर ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट है तो इसका डबल 2x होता है, तो माइनस के साथ इसका डबल 2x करो। ये बाई वाला कोऑर्डिनेट है तो माइनस के साथ 2 दो गुना करो, तो माइनस टू टू ज़ा 4y होगा, ये तो आना ही है, ये भी आना है। अब ये ढूंढ लो माइनस 2x माइनस 4y कहाँ कहाँ है, इसमें प्लस माइनस है, इसमें माइनस प्लस है, इसमें प्लस माइनस है और इसमें माइनस माइनस है। बताओ, इतने से सिर्फ आपका आंसर आ जाना चाहिए, सिर्फ इतने से, बिकॉज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सब में है, देखो ये तो आना ही सब में आएगा, राइट। उसके अलावा जब सेंटर आपका ए कामा बी ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ माइनस टू ए एक्स आता है और माइनस टू बी वाई आता है, मतलब ये जो दिया है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये ए दिया है तो उसका डबल करो, माइनस टू ए करो, उसका डबल टू ए हुआ और उसके साथ माइनस लगाओ, और एक्स वाला है तो एक्स लगाओ। बाई वाला अगर बी होगा तो इसके साथ टू दुगना करोगे, टू बी करोगे, माइनस लगाओगे, और बाई वाला है तो बाई लगाओगे, ये आना ही है। अब इसी की जगह अगर मान लो कि ये माइनस ए हो गया, ये माइनस बी हो गया, तो इसका क्या करोगे, डबल करोगे, और माइनस है तो ये प्लस करोगे, और एक्स वाला है तो एक्स लगाओगे। सिमिलर चीज़ है इधर से, टू बी करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे, और ये बाई करोगे, मतलब चिन्ह उल्टा होता है। समझ आया कि नहीं? यहाँ पर मैं ये समझा रहा हूँ कि बस यहाँ पर दोनों वाले प्लस हैं तो यहाँ पर उसका डबल एक्स डबल वाई और चिन्ह उल्टा हो जाएगा। एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का माइनस, चाहे जो जैसा हो। क्लियर हुआ? तो यहाँ बिकॉज दोनों प्लस थे तो भाई दोनों मुझे माइनस में चाहिए, ये वाली चीज़ें दोनों मुझे माइनस में चाहिए, दोनों माइनस केवल इसमें है बस। एक का डबल देखो 2 हो गया, और 2 का डबल यहाँ पर 4 हो गया। और एक्स्ट्रा में क्या होता है, एक्स्ट्रा में ये चीज़ें होती है, देखो ये प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हुआ तो राइट साइड ये जाके रेडियस में माइनस होगा, बिकॉज जब आप सॉल्व करोगे तो रेडियस ए आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें लेफ्ट से जाके राइट हो जाएंगी। ठीक हुआ? समझ आया कि नहीं? मैं अगर कहूँ यहीं से, देखो मैं एक बार फिर से चीज़ों को माइनस इसको सबको रफ कर रहा हूँ, आई होप कि ये चीज़ें आप समझ गए। अब देखो क्या करोगे, ये सब चीज़ें मैं हटा दिया। अब मुझे बताओ कि इतना चीज़ें अगर आपको दिया है, डायरेक्ट ये चीज़ें दिया है, क्या करोगे? मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे इतना दिया है, ठीक है भाई, मुझे दिया है रेडियस, सेंटर दिया है और रेडियस दिया है। मुझे इन चीज़ों से पहले मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब में है, वो आना ही है। मुझे यहाँ से 2x मिलेगा और ये प्लस है तो यहाँ माइनस मिलेगा, और यहाँ से इसका डबल 4y मिलेगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट है वाई मिलेगा, और यहाँ माइनस मिलेगा। पहले इतना ढूंढो किस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें माइनस प्लस है ये भी नहीं, इसमें प्लस माइनस है ये भी नहीं, इसमें प्लस माइनस ये भी नहीं, इसमें माइनस माइनस है, यही होगा हमारा आंसर। अगर ये चीज़ें एक से ज़्यादा में मिलती, अगर ये चीज़ें एक से ज़्यादा में मिलती तब पता है मैं क्या करता, बिकॉज हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो ये होता है कि x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी यानी 2 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर 16। जब मुझे ये चीज़ मिल जाती, ये वाली चीज़ मुझे दो इक्वेशन में मिलती, तब मैं ये वाली चीज़ फिर रिमेनिंग ढूंढता, क्या इसका 1 का स्क्वायर आओगे इधर तो माइनस होगा, इसका 2 का स्क्वायर इधर माइनस होगा, मतलब अल्टीमेटली 16 माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ये मुझे फिर ढूंढना पड़ता। समझ आए कि 16 माइनस 1 माइनस 4 मतलब ये 11, फिर ढूंढना पड़ता मुझे ये 11। समझ आया कि नहीं? देखो भाई मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इन चीज़ों से बिना कैलकुलेट करे आप आंसर निकालोगे। आंसर निकालने का बेसिक तरीका मैं आपको सिखा दिया हूँ, नो डाउट अगर आपको नहीं समझ आता तो बिल्कुल बेहिचक निकालो। पर भाई आपको वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिखना है, पूरा आंसर राइटिंग नहीं करनी बना बना के, एकदम छाप छाप के एकदम राइटिंग बना बना के नहीं, बस आपको क्या करना है डायरेक्ट आंसर निकालना है। बेसिक चीज़ें तो आपको पता है ना, कॉन्फिडेंस है हमारे पास आपके पास, ठीक है। तो ये करोगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन आपको दिया, सेंटर ये दिया है और रेडियस ये दिया है 5, सेंटर 2 3 दिया है। इक्वेशन देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये सब में है, मुझे इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, इसका डबल करोगे तो 4x आएगा, और इसका डबल करोगे तो ये 6, और ये बाई वाला है तो बाई आएगा। ये प्लस है दोनों तो प्लस के साथ ये माइनस आ जाएगा। बस माइनस 4x माइनस 6y ढूंढ लो, माइनस 4x माइनस 6y
यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये तीनों चले गए, हमारे पास एक ही बचा, डायरेक्ट आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। समझ आया? अगर ये इतने के बाद मान लो ये दो ऑप्शन मिलता, तब क्या करते हैं, आपको पता है कि राइट साइड में ये 25 होगा और लेफ्ट साइड से इस 2 का स्क्वायर आएगा, इधर माइनस होगा, और लेफ्ट साइड से ही इस 3 का स्क्वायर आएगा, 9 इधर माइनस होगा। ये राइट साइड की बात कर रहा हूँ। तो 25 में से ये 9 4 13 माइनस करोगे तो 12 बचेगा राइट साइड। ये देखो राइट साइड में 12, और अगर इसी को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो भाई सीधी सी बात है, प्लस का माइनस हो जाएगा। समझ आया दोस्त? अब इसका बेसिक मेथड सीखो। बेसिक मेथड बड़ी आसानी से आप लगा सकते हो, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, आप इतने समझदार हो। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ गया। इसका डबल करोगे तो -2ab मतलब -4x माइनस 2by मतलब कि -6y हो जाएगा। देखो इसका डबल ही होता है, इसका डबल हुआ 6y आया, प्लस का है माइनस आ गया, प्लस यहाँ पर नहीं था एक्चुअल में, सेंटर में प्लस था देखो, तो यहाँ माइनस में आया। 2 का डबल ये 4 हुआ x के साथ, बिकॉज ये x वाला था, और माइनस यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया। अब बराबर देखो 25, इसका देखो 2 का स्क्वायर भी आएगा तो 2 का स्क्वायर मैं यहाँ माइनस किया, इसका 3 का स्क्वायर भी आएगा तो उसको ले जाकर राइट साइड में माइनस कर दिया। ये यहाँ से आ जाएगा आपका 25 माइनस 13 मतलब 12 आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताओ बेहिचक। अब मुझे बताओ, ये तो हुई चीज़ें कि जब आपको सेंटर दिया है, जब आपको सेंटर दिया है और रेडियस दिया है, तब आपने इक्वेशन फाइंड कर लिया। और अगर मान लो कि आपको यही इतना दे दे, यही दे दे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4x -6y और ये माइन प्लस इज इक्वल टू 12, ये दे दे, तब आपसे पूछ दे कि सेंटर निकालो, उसकी रेडियस निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो चलो अब ये देखते हैं। सेम चीज़ें मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ। देखो 2 3 एग्जाम आपका सेंटर दिया है, 5 रेडियस दिया है, हमने इक्वेशन जो पाया ये पाया। अब मैं इससे ऊपर चलते हैं, मतलब पहले हम इधर से इधर आए, अब हम इधर से इधर चलते हैं, नीचे से ऊपर। ठीक है, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 12 दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बार समझोगे भाई हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ पहले इतना समझा दूं कि जब आपको कभी एक्स स्क्वायर -4x दिखता है तो इसको क्या करते हो, अगर आपको बनाना है होल स्क्वायर समथिंग, होल स्क्वायर टाइप का बनाना है तो इसका आधा करते हो। जैसे वहाँ पर हमें x -2 का होल स्क्वायर दिया होता था तो इसका डबल करते थे तो माइनस का 4x आता था। ठीक है, इसका डबल 2ab करते थे, ये 2a और b ये करते थे तो ये वाला आता था, और ये x तो ये वाला हो गया। चलो राइट, मतलब इस a का डबल होता था अल्टीमेटली, और चिन्ह जो यहाँ अंदर है वही होता था। तो सेम चीज़ें जब ऐसा दिया है तो मुझे अब अगर होल स्क्वायर बनाना है, ये होल स्क्वायर से हमने ओपन किया था, 2 बार हुआ, अब हमें ओपन पार्ट से होल स्क्वायर में बनाना है तो इसका आधा करना पड़ेगा। तो इसको मैं -2 लिखूंगा और इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर लगाऊंगा। आप कहोगे बराबरी नहीं हुई, हाँ बराबरी नहीं हुई, पर इस चीज़ की बराबरी जरूर हो गई है। एक्स स्क्वायर जब इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -2ab तो मतलब ये 4x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर मतलब ये +4 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। अब हमने यहाँ पर चेक करो आप, तो हमने +4 एक्स्ट्रा में ऐड किया, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर +4 था क्या, नहीं था। यहाँ पर हमने जब इसको ओपन करोगे, इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करो, एक्स स्क्वायर -4x और ये प्लस का 4 आएगा। ये प्लस का 4 कहाँ से आ गया, हमारे पास यहाँ तो नहीं था, तो हमने क्या किया, प्लस का 4 ऐड किया, प्लस का और माइनस का 4, मतलब इन दोनों को अल्टीमेटली हमने 0 ऐड किया, 0 सब्ट्रैक्ट किया। क्या इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पर जो आपने प्लस का 4 ऐड किया तो वही सेम चीज़ -4 भी करना पड़ेगा, तब तो जाके आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है दोस्त, जब आप +4 कर रहे हो तो -4 भी आपको ही करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी, अदरवाइज अपने से नहीं कर सकते। राइट, तो यही चीज़ यहाँ पर करना पड़ेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ -4x है तो यहाँ आप लिखोगे x -2 का होल स्क्वायर। क्यों? बिकॉज यहाँ इस वाले पार्ट को देखो, ये 4 है तो 4 का आधा ये 2 किया। अब देखो इस वाले पार्ट को, इन दोनों को आप गौर करो, पहले हमने इन दोनों को देखा, अब बाई वाले पार्ट को देखो, तो बाई -6 का आधा 3, तो ये 3 का होल स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 12। अब देखो लेफ्ट साइड में आपने ये इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर आ गया, इसको सॉल्व किया तो -2ab मतलब -4x आ गया, -6y आ गया, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो होगा, तो आपने लेफ्ट साइड में क्या किया, 2 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया, तो
अकेले बाएं साइड कर सकते हो, लेफ्ट साइड में क्या नहीं, अनबैलेंस होगा। तो आपको जब लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हो तो या तो लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दो, या लेफ्ट साइड में जोड़ रहे हो तो राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। अब ये 12 + 4 + 9, तो 9 4 13 और 12 13 25, और 25 ये क्या होता है भाई, ये आर स्क्वायर होता है, और आर स्क्वायर बराबर 25, मतलब आर बराबर आपका 5 आ गया। और यहाँ से देखोगे तो सेंटर अगर नेगेटिव है तो सेंटर आपका उल्टा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ? बिकॉज जब आपका सेंटर ए और बी था तब आपने नेगेटिव के साथ लिखा था, x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा था, बाई माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा था, बराबर आर स्क्वायर लिखा था। मतलब जब प्लस था तो माइनस लिखा, अब यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दिया है तो वो प्लस होगा सेंटर। समझ आया देवी और सज्जनों? तो इस टाइप से होता है। अगर मैं यहीं पर और आपको समझाऊं कि डायरेक्ट अगर ऐसा दिया है कि मान लो कि लेट से कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, या इसको भी प्लस कर दो, चलो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर लेट से मान लो कुछ भी दे दिया, सपोज आर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पर सेंटर क्या होगा, तो सेंटर जो होता है उसका साइन यहाँ उल्टा होता है, बिकॉज x माइनस ए, मतलब एक तो यहाँ माइनस होता है, दूसरा जब हमारे पास से माइनस गया सेंटर से तब तो जाके प्लस बना, तो ये -2 होगा और इधर से प्लस है तो ये -3 होगा, मतलब जो यहाँ चिन्ह होगा अंदर उसका उल्टा बाहर वाला होगा, और रेडियस आपकी जो दी है वही होगी। क्लियर हुआ? चलते हैं इसका उल्टा क्वेश्चन देखते हैं हम। मतलब जब आपको इक्वेशन गिवन है और आपको क्या बनाना है, सेंटर बनाना है एंड रेडियस फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन, इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। मैं अगर बिना सॉल्व करे आंसर बताऊं तो देखो भाई मैं क्या करवाता था, यहाँ आप जब इसको सॉल्व करोगे तो +3 है तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनाओगे, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये y प्लस 4 का होल स्क्वायर बनाओगे, मतलब यहाँ से सेंटर की अगर बात करोगे तो डायरेक्ट आपका -3 का -4 निकलेगा। बिकॉज यहाँ पर अगर देखो प्लस दिख रहा है तो आप प्लस का माइनस करोगे और क्या करोगे, इनका आधा 6 का आधा 3 और 4 का 8 का आधा 4, तो आपका -3 का -4, तो पहली बात तो सेंटर होना चाहिए। कोई इसमें डाउट है किसी को? एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। रेडियस आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, परंतु फिर भी रेडियस जब आप कैलकुलेट करोगे, अब देखो आपने क्या किया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये प्लस का 11 दिया है। अब सोचो क्या हो सकता है, ये प्लस का 11 दिया है, सोचो सोचो कैसे सोचोगे, ये 3 का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड ऐड किया तो 3 का स्क्वायर राइट साइड भी ऐड करोगे, 4 का स्क्वायर आपने बाएं साइड ऐड किया तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 बाएं साइड दाहिने साइड भी जोड़ोगे, ठीक है। ये 11 बचा, इस 11 को आप राइट साइड उठा ले जाओ तो मतलब ये चीज़ें सेम रहेगी, बाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 9, ये कितना होगा भाई 25, 25 में से इस 11 को जब राइट साइड ले जाओगे तो ये 14 बचेगा। अब ये 14 है तो रेडियस आपकी क्या होगी, ये आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर बराबर 14, तो आर बराबर आपका √14 होगा। ये आंसर टाइपिंग में मिस्टेक है तो इसको आप √14 बनाना। समझ आया दोस्त? कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ये √14 ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ एक एक चीजें? डायरेक्ट अगर आपको आंसर टिक करना है तो इसका आधा करो और साइन चेंज करो, 6 का आधा 3 साइन चेंज किया, 8 का आधा 4 और साइन चेंज किया, आपका सेंटर आ गया। जब सेंटर से अकेले काम चल रहा है तो रेडियस तो हम बाद में चेक करेंगे, जब उसकी जरूरत पड़ ही जाएगी कि उसके बिना आंसर हमारा नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो अब नई चीजें पढ़ते हैं हम। अब बताओ सर्कल में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मेरे ख्याल से सर्कल अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरा जो टॉपिक आज का बचा है वो हम पढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब निकाय का समीकरण हिंदी में बोलते हैं, निकाय का समीकरण, ठीक है। देखो इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें 2 लाइन गिवन होती है। पहली लाइन आपको ऐसे दी होती है कि मान लो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब ये प्लस c1 इधर भी हो सकता है, उधर ले जाओगे तो -c1 प्लस c1 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी जो लाइन आपको गिवन होगी सेम चीजें होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
देखो भाई मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं बड़े अच्छे से कि एक्स वाई जो होता है आप इसमें बिल्कुल भी डाउट मत किया करो। ये एक्स बाई एक्स 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 बाई वाई ये क्या है? आप जहां भी लिखोगे 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन क्या एक्स तो वही रहेगा ना, बिकॉज एक्स इज अ वेरिएबल। एक्स जो है वेरिएबल है। ए बी सी यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है? ये कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू 2 दी होगी 2 ही रहेगी, 3 नहीं होगी। अगर 5 दी तो 5 ही हो सकती है। 5 की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो क्या? 5 को 5 ही रखोगे, 5 को 4 तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो फिक्स है, दैट इज कांस्टेंट। तो इस टाइप से अब यहाँ पर कंडीशन 3 होती है। देखो पहली कंडीशन होती है कि अगर मान लो मैं अगर चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। मैं लिख रहा हूँ भाई 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। चलो एक इक्वेशन ये लिख दिया। दूसरी इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ से कि 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों इक्वेशन सेम लिखी हैं या ये दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं? देखो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, पहली इक्वेशन जो गिवन थी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहोगे एक साइड में 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? भाई मैं 2 का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड भी किया हूँ, 2 का राइट साइड। तो राइट साइड में जब 0 है ये, तो 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 2 का जब इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, देखो 2 2 सा 4 हो गया, 2 3 6 भाई हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम हैं, सेम। आपको बस देखने में ऊपर ही उसका जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो दिख रहा है कि अलग अलग है एक्चुअल में दोनों सेम। ठीक है, देखने में एक जैसी नहीं लग रही हैं बट दोनों एक ही हैं, बिकॉज एक ही इक्वेशन से 2 इक्वेशन बनाई गई है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इस 2 का अपान 4 करोगे, मतलब जब इस A1 अपान A2 B1 अपान B2 निकालोगे, ठीक है, और ये C1 अपान C2 निकालोगे, एक्स का कोफिशिएंट का डिवाइड करोगे, बाई का कोफिशिएंट का डिवाइड करोगे, और कांस्टेंट टर्म का, चाहे वो बाएं साइड रहे चाहे दाएं साइड रहे, लेफ्ट साइड रहे या राइट साइड रहे, ठीक है, इनको डिवाइड करोगे। अगर ये चीज़ें आपस में बराबर आ गई, जैसे यहाँ देखो 2/4 कितना होगा? 1/2 होगा। 3/6 ये कितना होगा? 1/2 होगा। 5/10 कितना होगा? 1/2 होगा। मतलब यहाँ दोनों सेम है, सेम है, 1/2 1/2 1/2 हर जगह आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये एक ही इक्वेशन है। दरअसल ये लग रहा है कि आपको 2 इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है। और भाई अगर मैं आपको सिर्फ समझो कि एक इक्वेशन दे दिया, पहली इक्वेशन, और अननोन कितने? 2, एक्स और वाई, तो क्या एक इक्वेशन से 2 अननोन निकाल सकते हो? नहीं, बिकॉज एक्स की जितनी वैल्यू आप बदलते जाओगे वाई की उतनी ही वैल्यू बदलती जाएगी। तो इसको आप क्या कहोगे? ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यहाँ पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत सोल्यूशन होगा, अनंत। समझ पा रहे हो क्या? देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू भाई समझा रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको समझ आनी चाहिए। अनंत समीकरण होगा, अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन है अल्टीमेटली, समझो ना इस चीज को। एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन से कैसे 2 अननोन की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करोगे व्यक्तिगत? नहीं। तो जब नहीं फाइंड करोगे, एक्स की वैल्यू 5 रखोगे तो वाई की वैल्यू कुछ और आएगी, एक्स की वैल्यू -5 रखोगे वाई की वैल्यू कुछ और आएगी, एक्स की वैल्यू 10 रखोगे वाई की वैल्यू कुछ और आएगी, एक्स की वैल्यू 6 रखोगे वाई की वैल्यू कुछ और आएगी। ऐसे ही एक्स की जितनी वैल्यू रखते जाओगे वाई की वैल्यू वैसे ही चेंज होती जाएगी। तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, कोई एक फिक्स नहीं होगा। और ऐसे जो लाइन होती है एक दूसरे की ओवरलैप करती हैं, ये दीज लाइन आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग लाइन। ओवरलैपिंग का मतलब एक ये लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, उसी के ऊपर तीसरी लाइन, ऐसे चाहे आप जितनी बनाते जाओ तो ओवरलैप कर रही है ना एक दूसरे के ऊपर। समझ आया दोस्त कि नहीं? अब दूसरा देखो, मैं अगर कहूँ, मान लो कि अगर देखो यहाँ से मैं समझाता हूँ फिर से एग्जाम्पल के थ्रू। पहले आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बिकॉज मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाहता। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो समझ आना चाहिए आपको, सिर्फ लिखना नहीं, लिखी चीज़ें बहुत जगह मिल जाएंगी। मान लो पहला इक्वेशन ये दिया है, अगर मैं इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखूँ कि 4x प्लस 6y और प्लस मान लो मैं कह दूँ कि 25 बराबर 0, अगर मैं ऐसा कह दूँ तो देखो एक इक्वेशन इसमें मैं यहाँ पर 2x था तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 4x हो गया। 3y था, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 6y हो गया। मतलब ये वाला पार्ट x और y का जो था वो वाला सेम रेशियो है, पर ये 5 से 25 हो रहा, मतलब इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो गया। कहने का मतलब ये कि अगर मैं A1 अपान A2 निकालूं और B1 अपान B2 निकालूं और C1 अपान C2 निकालूं, ठीक है, तो A1 अपान A2 ये दोनों तो आपस में बराबर हैं।
परंतु क्या इसके बराबर C1/C2? भाई ये 1/, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो तो 1/5 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, दोनों बराबर हैं, पर ये C1/C2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्त, C1/C2 के बराबर नहीं होगा। और जब बराबर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों इक्वेशन को, भाई पहला ये वाला इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को, आपको लगता है सॉल्व कर पाओगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, निकाल के देख लेना। जैसे मान लो इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये भी 4x, ये 6y, 4x 6y, जब एक को काटने जाओगे तो दूसरा अपने आप ही कट जाएगा, बिकॉज उनके रेशियो करस्पॉन्डिंग बराबर है। तो एक को काटने आप जाओगे तो दूसरा अपने आप ही कट जाएगा। दैट मीन्स कि x की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो भाई अपने आप कट गया, कोई नहीं बचा। तब कोई बचा ही नहीं तो किसकी वैल्यू निकालोगे? तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ आया भाई? ठीक है, और जब कोई हल नहीं होगा तब इसको क्या कह सकते हो? ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ये वाली लाइन ओवरलैपिंग थी और ये लाइन आपस में पैरेलल, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाएं होंगी। मतलब एक लाइन अगर ये है तो दूसरी लाइन ये होगी, वही उस पर ओवरलैप नहीं करेगी। ठीक है, बस आपको सिर्फ इतने से याद रखना है कि अगर ऐसा तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तीनों बराबर है इसका मतलब कि एक ही समीकरण है, एक समीकरण से दो अनंत की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनंत समीकरण। और अगर ये आपके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है और वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है तब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है भाई, सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब सॉल्यूशन मतलब हल क्या होता है? जैसे मान लो एक ये लाइन है, जब उसको कोई लाइन काटेगी तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वही सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब एक लाइन दूसरे को काटेगी तब तो, जब कटेगा तब तो वो कटिंग पॉइंट आएगा और कटिंग पॉइंट ही सॉल्यूशन होता है, आपका समीकरण हल होता है। और जब ये लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही, तो काट नहीं रही तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा, दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा केस इसका देखो। तीसरा केस भाई ये होता है कि अगर मान लो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, कहने का मतलब ये कि A1 बराबर A2 और B1/B2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बट ये बराबर है C1/C2 के। या तो ये वाला इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है, बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है दोस्त, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना। तीसरे के बराबर चाहे ये वाला हो सकता है चाहे ये वाला हो सकता है। ठीक, ऐसे केसेस में आपका केवल वन सॉल्यूशन निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। इसको आप ऐसा भी बोलते हो, ओनली वन सॉल्यूशन। समझ आया? ओनली वन सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है? लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। लाइन इंटरसेक्टिंग का मतलब देखो, ये एक लाइन थी एक ये लाइन, तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है वही तो आपका सॉल्यूशन पॉइंट होता है, लाइन इंटरसेक्टिंग। समझ आया क्या? ध्यान रखना, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो आपका क्या होगा? ये कोएफिशिएंट बराबर नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो जैसे मान लो ऊपर 2x3y था तो मैं इसको लिख देता हूँ 4x + 9y लिख देता हूँ, और ये प्लस का मान लो कि लेट से मैं 20 लिख देता हूँ, कुछ भी बराबर 0। तो ये हो भी सकता है, ये वाला टर्म नहीं हो सकता, बट ये दोनों आपस में नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तो आ गया, बट इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 की जगह 9 रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब चलते हैं इसके क्वेश्चन करते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, देखो एकदम आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, बड़ी आप जल्दी में उनको को निपटा सकते हो। इफ टू लाइन एक एंड दो आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ भाई? सबसे पहले तो यही चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता, देखो कुछ भी अगर याद नहीं आता, देखो यूनिक सॉल्यूशन तो पहली बात तो ये होता है कि भाई A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। क्यों? ठीक है, बराबर नहीं है B1/D2 के, बट ये बराबर है C1/C2 के। तो जो चीज़ बराबर नहीं है हमें उससे क्या लेना देना बताओ? उससे कोई लेना देना नहीं है। C1/C2 मतलब B1/B2। देखो ये 3 आप इसको 16 करोगे, फिर 4 इसको क्या करोगे? K करोगे, 4/K करोगे, और ये 16/19 करोगे। अब आप कहोगे कि ये राइट साइड लिखा है, तो भाई लेफ्ट साइड लाओगे तो -16/-19 होगा, तो माइनस माइनस अगेन कट के प्लस ही तो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तभी तो यूनिक सॉल्यूशन हो रहा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा?
फिर तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर A1/A2 B1/B2 बराबर हो जाते हैं तो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर आपका नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। समझ आया? तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना जो बराबर है उससे लेना देना है ना। समझ आया? इसको काटोगे बस, इन दोनों को सॉल्व कर लो, हो गया, आपका आंसर आ गया। ये रहा 4/K और बराबर 16/19। 4 का 4 गुना तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, या इसका 1/4 हो गया तो इसका भी 1/4 कर दो, चाहे आप ऐसे निकाल लो, या 4 चौको 16 तो K बराबर 19/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? 19/4 ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m will the system of equation this and this have infinite solution? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई, कि वो सारी की सारी चीजें आपस में A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर है, दैट मीन्स की एक ही लाइन है, दैट मीन्स की एक ही लाइन है, इसलिए इनफाइनाइट मिल रहा है। क्या करोगे, देखो 17/23 ये भी बराबर है m/, बाई का यहाँ क्वेश्चन 299, और ये बराबर दिया है 102, चाहे राइट साइड ले जाओ या ना ले जाओ, बस दोनों ध्यान रखना कि दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर ये जीरो के इधर लेफ्ट साइड है तो ये भी जीरो के लेफ्ट साइड, अगर ये राइट साइड है तो ये भी राइट साइड। ठीक है, दोनों में, ऐसा नहीं कि एक में लेफ्ट साइड रखो एक में राइट साइड, तो फिर वो चिन्ह का गलती हो जाएगा, चिन्ह माइन सब मतलब साइन जो है चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 138। अब देखो मुझे एक तो m लेना है, m की वैल्यू बिकॉज फाइंड करनी, m के साथ मैं चाहे इसको ले लूँ चाहे इसको ले लूँ, बिकॉज बराबर है, तो अफकोर्स बराबर है तो किसी को भी ले लो, तो हम बड़े वाले को क्यों लें भाई, हम छोटे वाले को ले लेना, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। काटोगे तो 23 से काटोगे इसको तो 23 एक कम 23, 6 बचेगा, 23 तिहाई, तो m की वैल्यू 13 × 17 हो जाएगा, 17 × 13 बराबर m। 17 3 51 कैरी 5, 17 एकम 17 और 5 22। बताओ क्या आप ये वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे 221? बोलो भाई, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप समझो कि क्या इसमें दम है, कुछ नहीं है, बट आप एक बार एटलीस्ट पढ़े रहोगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो आपको यही छोटी छोटी चीज़ें ऐसी लगेगी पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया, कितने लेंदी बड़े बड़े क्वेश्चन है, समझ ही नहीं पड़ रहा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन? अगेन कोई इनफाइनाइट मतलब किसी एक को सॉल्व कर लो, x का कोएफिशिएंट 38 अपन x का कोएफिशिएंट 46 इज इक्वल टू q का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट q है अपन यहाँ y का कोएफिशिएंट 414। अब चाहे इसको रखो या ना रखो बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दो, इसको काटोगे तो भाई देखो कितनी बार कटेगा, 46 का अगर 10 बार ले जाते हो तो 10 बार तो ये 460 हो जाएगा, और 460 में से आप देखोगे तो 46 ही कम है, तो ये 9 बार चला जाएगा, मतलब q की वैल्यू 9 × 38 हो जाएगी। 9 8 72 कैरी 2 कैरी 7 और 9 3 27 3 30 4 34 342 ऑप्शन सी। बोलो भाई बन जाएगा, नहीं होने वाली कोई प्रॉब्लम आई थी। अगला क्वेश्चन देख लो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन? अब नो सॉल्यूशन में तो क्या मतलब हुआ भाई, A1/A2 मतलब वो क्या होंगे, बराबर होंगे, पर वो बराबर नहीं होंगे किसके, C1/C2 के। ठीक है, A1/A2 आपस में बराबर होंगे, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए देखो 18 x का कोएफिशिएंट 18 बटे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 7, ठीक है, बराबर y का कोएफिशिएंट -72 बटे यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -m, और ये तो बराबर ही नहीं है बिकॉज हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन निकालनी है, तो बस इन दोनों को, ये तो बराबर नहीं होगा, C1/C2 मतलब यहाँ पर 13 और बटे 70, इससे तो हमें लेना ही देना है, जो बराबर ही नहीं है उससे क्या करना। हाँ, अगर आपसे ये पूछना कि m की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, तो फिर ये इसको m की वैल्यू इसके साथ सॉल्व करते हैं, और m की वो वैल्यू नहीं हो सकती, उसके अलावा सारी वैल्यू हो सकती है, राइट। बस ध्यान रखना इसी चीज़ का कि m की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, तो फिर नॉट इक्वल वाला करोगे, और अगर कौन सी हो सकती है होगी तो फिर इक्वल वाला करोगे। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, बिकॉज कई बार चीज़ें अगर आप समझते नहीं रटते हैं तो आपको लगेगा कि जो बराबर है हम उसी को ले रहे हैं, पर वो क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछ देता है कि कौन सी m की वैल्यू नहीं हो सकती, विच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ m कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ m। ठीक है,
तो फिर आप क्या करोगे, जो कैन नॉट पूछा है मतलब नहीं हो सकती, तो फिर नॉट इक्वल वाले को लोगे, राइट। अभी फिलहाल ये पूछा तो इसको सॉल्व कर लो। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 चौक 72, 4 आ गया, 7 चौक 28, ठीक है। बताओ बन जाएगा भाई, ऑप्शन डी डल ही हो जाएगा। सब देखो कि मेंस के क्वेश्चन है सीजीएल के। अब देखो अंदाजा लगाओ क्वेश्चन के लेवल का, किस लेवल के क्वेश्चन है, बड़े आसान है, लल्लू है का जवाब पढ़ लिए समझ लिए तब, अदरवाइज नहीं लगते। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैव नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन तो भाई आपको नो सॉल्यूशन में क्या मतलब है, सिर्फ a1 a2 b1 b2 से 18 बटे क्या करोगे p बराबर 36 बटे क्या करोगे भाई का क्वेश्चन -54, हमें उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है भाई। 18 दूनी 36, 2 से काटोगे 27 माइनस के साथ, तो p बराबर -27 बनेगा, -27 ऑप्शन बी। अगेन देखो मेंस का क्वेश्चन है, फिर 11, ठीक है बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको वैल्यू निकालने वाला, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो ये दे दिया है आपको, ये दे दिया है, अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो भाई सबसे पहले एक ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको यहाँ पर एक्स बाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। देखोगे कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलती है, अगर यहाँ एक्स बाई जेड में भी तीनों इक्वेशन दिया होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, बट अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो 3x माइनस जेड बराबर 0, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3x बराबर जेड कह दो या जेड बराबर 3x कह दो, ठीक है। तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट जाओ, जहाँ पर एक्स बाई जेड की करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू दी है, तो एक्स की वैल्यू 143 बटे 150, बाई की वैल्यू ये दी है और जेड की वैल्यू ये दी है, ठीक है ऐसे ही। अब भाई अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं तो देखो, अगर एक्स वाले में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में लिखा है ये 143, देखो ये 143 अपन 150 लिखा है, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे ये 150 से ये 50 बन जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका ये बन गया 143 बटे 50 और बराबर जेड, तो देखो 143 बटे 50 ये जेड की वैल्यू दी है, मतलब ये सही है आपका ऑप्शन। और अभी किसके लिए सही है, अभी सिर्फ हमने 2 वैल्यू रखी है तो ये हो सकता है। यहाँ पर देखो तो 143 अपान 150, 143 अपान 50, अगेन ये भी 143 अपान 150, जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो सकता है, मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए। 137 अपान 150, 143 अपान 150 ये नहीं होगा, क्यों भाई 137 जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे तो 50 हो जाएगा, बट यहाँ 137 143 अलग अलग है, राइट। 143 अगेन यहाँ अलग अलग है, 55 ये भी नहीं हो सकता। अब बात आ गई 2 ऑप्शन में हमारे पास, बात जब हमारे पास 2 ऑप्शन में आ गई तो फिर आपको बाई चेक करना पड़ेगा, राइट। पर देखो जहाँ तक आप अंदाजा लगाओगे तो ये 50 है, यहाँ 37 है नीचे, 150 तो 50 है, यहाँ 37 है, भाई 10 के तो पहली बार मल्टीपल है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। कहीं ना कहीं जब सॉल्व करोगे तो 150 है, ये 30 का मल्टीपल नीचे वाला है, या 150 का फैक्टर अब ये कहोगे 37 तो एक ऑड नंबर टाइप का हो गया, ये तो नहीं हो सकता जहाँ तक मोस्ट प्रॉब्लम मैं समझ पा रहा हूँ। तो बाय द वे हम ऑप्शन चेक करेंगे और सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप जब एग्जाम में बैठे हो तो भाई आपको इस तरीके से भी चेक करना है कि जैसे यहाँ 37 है, 37 किसका मल्टीपल होगा, 150 में कहीं फैक्टराइज होगा, 10 का मल्टीपल ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता है, तो वो चीज़ें आती हैं। तो आपका ऑप्शन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको एक ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ोगे, और नहीं तो फिर आप चेक करोगे। अब चेक करते हैं, देखो पहले ऑप्शन को अगर आप किसी एक इक्वेशन पुट करो, यहाँ पर पुट करो सेकेंड इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, बिकॉज थर्ड को तो हम सॉल्व कर लिए हैं। जब इसमें पुट करोगे तो भाई क्या है, देखो या थर्ड में पुट कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 150 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो आप डायरेक्ट 150 को काट दो तो नीचे 50 बच जाएगा और ऊपर हो जाएगा बस वही 143, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 150 से 50 हुआ -9 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एक कम 9 और 9 तो 27 और बटे कितना है 37, फिर ये कितना है प्लस का 4z, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 करिए 1 4 चौक 16 1 17, 4 3 12 4 चौक 16 1 17, ठीक है, 4 1 कम 4 1 5 और ये बटे आपका 50 रहेगा।
ये कुल मिला के 5 आना चाहिए। क्या ये 5 आएगा? 143 ये। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आता है देखो, 5 1 6 7 4 11 600 और 11 और 2 15 6 1 715। तो 715 और बटे 50 तो ये आ गया। अब बताओ 279 ये 37, क्या ये कट पिट के आपको कुछ ला रहा है क्या? 37 का ये मल्टीपल है। 7 से आप 4 चौक 16 4 6 24 4 पंचे 20 4 सते 28 7 वाले ले जाओ अगर तो 7 सता 49, कैरी कितना आएगा 4 और 7 21 और 21 और 4 25। तो ये इसका मल्टीपल नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, यहीं से गायब हो गया। अब जब एक ऑप्शन गायब हो तो डायरेक्ट इस पर चले जाओ, अब ऑप्शन टिक करो। और बाय द वे वही सेम चीज़ें आप फिर से चेक करोगे तो यहाँ 31/30 था, तो 31 अपन यहाँ 30 करोगे। अगर मान लो ये दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हो तो ऊपर वही 143/50 आएगा और ये जेड वाला 572 अपन ये 50 आएगा। और ये बाई वाला टर्म जो माइनस के साथ है 2, इसमें 31 में मल्टीप्लाई किया तो अब वही आएगा 279 अपन नीचे क्या आएगा 30। ठीक है दोस्त, इसको सॉल्व कर लो। देखो 5 आना चाहिए कुल मिला के 143। इनको सॉल्व करोगे तो देखो 3 2 5 7 4 11 कैरी 1 5 1 6 1 7 115/50 और -279/30। 9 कट जाएगा, 7 2 9 तो ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 तिका 9 93/10 बचेगा। 5 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा, तो 5 1 कम 5 2 बचेगा 21, तो 5 चौका 20 1 15 हो गया 5 ठीक है। 143/5 और -93/5, सॉरी 5 कहाँ 10 बच रहा है ना, ये नीचे 10 बच रहा है आपका, तो वो यहाँ 10 लिखोगे। 143 में से 93 माइनस करोगे तो भाई 50 और 50/10 मतलब 5। राइट साइड में देखो यहाँ पर क्या दिया था, ये 5 दिया था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आप चेक करके आंसर टिक करोगे अगेन बी को, किसी भी तरीके से आप निकालोगे आंसर आपको वही आएगा। और दूसरा तरीका भाई ये है कि आप इनको सॉल्व करो। जेड की वैल्यू जैसे यहाँ से आप पुट करोगे कैसे, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप सोल्यूशन तो देख लिए। देखो क्या करोगे, देखो जेड की वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से जब आप जेड की वैल्यू निकालोगे तो क्या पुट करोगे, जेड बराबर 3x पुट करोगे, राइट। तो यहाँ से जेड बराबर 3x आप पुट करो, कहाँ पुट करोगे, इनमें से किसी एक, दोनों में इक्वेशन में पुट करो एंड देन सॉल्व करोगे। तो जेड बराबर जब 3x पुट करोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो 3x यहाँ पुट करोगे तो ये 3x अपनी जगह है और माइनस का 9/4 जेड। अब 4 इंटू जेड की जगह 3x रखोगे तो 4 3 12x बराबर 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 12 और 3 15x -9y बराबर 5। एक इक्वेशन ये मिल गई। सेकेंड में जब पुट करोगे जेड बराबर 3x तो जेड बराबर 3x, तो 3 और 2 5x यहाँ से आएगा और प्लस का 7y ये है और बराबर 12। अब इन दो इक्वेशन से आप भली भांति सॉल्व करके वैल्यू x की और y की निकाल सकते हो। जैसे इस वाले में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 और 5 15 हो जाएगा और ये भी मल्टीपल है, तो बस आप सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे करोगे, अगेन आप देखोगे तो उसको आपको आप किसी एक को माइनस कर दो, आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो। 3 5 15x माइनस 15x कट गया, 3 7 21x और माइनस माइनस ये प्लस का 9y हो जाएगा, मतलब ये 21y आया, सॉरी 21y प्लस 9y बराबर 12 3 36 और -5 बराबर 31। 21 और 9 30y बराबर 31। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 31/30। देखो आपका सेकंड आंसर करेक्ट था, वही वैल्यू आई है, ये रहा 31/30। तो ये ऑप्शन नहीं है तो ये चला गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में इन दोनों में से पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तो ये रहा 5x प्लस 7y, तो 7 एक कम 7 और 7 21 और बटे 30 और बराबर ये हो जाएगा आपका 12। 5x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस, अब 12 3 36 भी होगा 217 और बटे 30, तो 12 3 36 360 में से 217 माइनस कर दो और बटे ये 30। जब इसको सॉल्व करोगे तो 360 में से 17 तो ये 43 बचेगा, 143 और बटे
30, ये 5x बराबर आया है। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे भाई, तो 5 का नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 143 और बटे ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, 150। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जैसे ही आई तो x बराबर 3z था, यानी z बराबर 3x था, तो 3 का आगे मल्टीप्लाई कर दोगे 3x, 143/150। तो 3 से काटोगे ये 50 कट जाएगा, तो 143 बटे ये 50 आ जाएगा। ये आपकी z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से z की वैल्यू 143/50। ठीक है, x की वैल्यू 143/150। ऑप्शन आपका अच्छा बी हो जाएगा, ए तो हट गया था। समझ आया, क्लियर हुआ, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है, आप सारे टाइप के क्वेश्चन को करने में एबल हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि देखो एग्जाम ट्रिक्स पर ये नॉर्मल लेक्चर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैं एक सिस्टमैटिक वे में पूरी चीज़ें प्रोवाइड किया हूँ, एक तरीके से, एक तरफ से, मतलब एक तरफ से प्रोवाइड करने की किया हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो। मैं यही कहूँगा कि भाई आप पहले लेक्चर से देखोगे, पहले 1 then 2 then 3 4 5 ऐसे देखोगे, तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में बेहतर आएंगी। ठीक है, जो भी रिव्यू है आप अपना रिव्यू जरूर दो, चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, बिकॉज ये जो चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ सारी चीज़ें। यूट्यूब पर जल्दी से लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, वो भी इस तरीके से पूरी चीज़ें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ फ्री में। ठीक है, इसलिए आप चैनल, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो, सपोर्ट जरूर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से है सेम। आप इंस्टा पर मुझे फॉलो करो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही है, यही चैनल है। और फेसबुक पर फॉलो करो मुझे एग्ज़ाम हब के नाम से। ठीक है, यहाँ पर फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो ज्वाइन करो। एक कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर नहीं देते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दिया करो, जो चीज़ें जैसा रिव्यू है, जो समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्जाम से आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।